नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ख्याल रखना ज़रूरी है। आइए दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी संस्कृत परीक्षा के लिए जो है अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज इसके पहले हम लोग प्रथम सोपान का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रथम सोपान का दूसरा वीडियो है दोस्तों, जिसमें वर्ण विचार का पढ़ रहे हैं। ये संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। क्या है दोस्तों? जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, अपने ही अंदर मोटिवेट होना होगा और भीड़ से निकल के अपने रास्ते खुद चुनना होगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि भीड़ जिधर जाए उधर हम ही जाएं, क्योंकि भीड़ जहाँ जा रही है वो सही रास्ता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हम अपने आप को जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में हम अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हम बाबूराम सक्सेना में अध्ययन कर। आइए दोस्तों, हम लोग आज फिर से बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा 8वां भाग है दोस्तों। इसके पहले हम लोग 8 भाग में कर रहे हैं, ये 9वां भाग है, जिसमें पिछले भाग में हम लोग वर्ण विचार को पढ़े थे। उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इस प्राक कथन का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग प्रथम सोपान में पहुंच चुके हैं दोस्तों। प्रथम सोपान में वर्ण विचार है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वर के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है संस्कार। जो संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संस्कार होता है, संस्कार परिमार्जित शुद्ध रूप को कहते हैं दोस्तों। प्राचीन काल से पंडितों द्वारा बोली जाने वाली ये जो भाषा है ये संस्कृत है दोस्तों। और उसके बाद संस्कृत ये जो व्याकरण का अर्थ है, ये किसी टुकड़े हुए स्वरूप को एक जगह एकत्रित करने में जो भूमिका निभाती है। महर्षि पाणिनि द्वारा जो है माहेश्वर सूत्र का प्रयोग करके इसे सूत्रों में और प्रत्याहारों में संक्षिप्त करके बांधा गया है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रथम सोपान में। पहले हम लोग रिवीजन के तौर पर यहाँ देखते हैं कि संस्कृत भाषा में अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अक्षर जो हैं अ ई उ री ली, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक के ये सभी स्वर कहे जाते हैं। ये स्वर हैं दोस्तों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी होते हैं। तो यहाँ ऐसे दिया गया है कि ह्रस्व जो सादे कहे जाते हैं, मिश्रित जो दीर्घ कहे जाते हैं, और आ बड़ी ई और बड़ा ऊ और री बड़ी री जो होती हैं वो दीर्घ सादे स्वर के रूप में आते हैं। और क ख ग घ का अर्थ होता है क वर्ग, यानी कु। इसको कु से संबोधित करते हैं। संक्षिप्त रूप इसका कु होता है। कु कह देने से क वर्ग यानी क ख ग घ का प्रयोग होगा। और च वर्ग च छ ज झ ये च वर्ग होता है, इसे चू से संबोधित करते हैं। चू कह देने मात्र से च छ ज का बोध हो जाता है। उसी प्रकार ट ठ ड ढ है, ट वर्ग है, इसे टू कहते हैं। उसके बाद ये माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, जो पाणिनि द्वारा अक्षरों को एक क्रम में बांधा गया है। अ ई उड़ री ली क ए ओंग ऐ औच हय वरट लड़ यंगणनम झभय गढ़दस खप छठ जब गढ़दस खप छटत चटतव कपय ससर हले 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं। और माहेश्वर सूत्र जो कहे गए हैं महेश यानी भगवान की कृपा से प्राप्त, पाणिनि को प्राप्त हुए हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्रत्याहार
बनाया जाता है दोस्तों। जैसे अक प्रत्याहार बनाने के लिए अ और क को मिला के अक प्रत्याहार होता है। इसके बीच में जो वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहे जाते हैं। तो प्रत्याहार 42 होते हैं दोस्तों। जो है प्रत्याहार 42 कहीं पे 43 दिया गया है, तो प्रत्याहार 42 होते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 और वैसे 43 माने गए हैं। और उसके बाद जैसे मिश्रित दीर्घ स्वर जो होते हैं विशेष रूप से जैसे अ प्लस ई, ए प्लस ओ, अ प्लस ए प्लस अ मिल के ओ बनता है, अ प्लस उ मिल के ओ बनता है और अ प्लस ई मिल के ए बनता है। इसे मिश्रित स्वर इसीलिए कहे गए हैं। वहाँ से थोड़ा सा ये छोटा भाग यहाँ चला गया। त वर्ग जो है ये तू के नाम से इसे संक्षिप्त रूप तू कहते हैं। इसका बोध त थ द ध न होता है। प फ ब भ म का संक्षिप्त रूप पू होता है दोस्तों। और य व र ल को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और श श श को ह को ऊष्म कहते हैं। और ये जो बिंदी होती है किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जो चांद बिंदी होती है उसे अनुनासिक कहते हैं। और ये जो दो बिंदी होती हैं बगल में किसी भी शब्द के किसी भी अक्षर के बगल में जो दो बिंदी लगाई जाती है उसे विसर्ग के नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों। इसे विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि स्वर क्या होता है। जो स्वर होते हैं उन्हें उच्चारण स्थान में जो होते हैं ए से लेके ह तक के जो स्वर कहे जाते हैं। और हल जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं स्वर हैं दोस्तों, और जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वो व्यंजन कहे जाते हैं। स्वर के रूप में जो महर्षि पाणिनि है वो स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत आने वाले सूत्र अच से संबोधित करते हैं। और हल जो 1 से लेके 5 तक के जो सूत्र हैं 4 सूत्र हैं जो दोस्तों वो स्वर के रूप में परिणित किए गए हैं। और 5 से लेके 14 तक के सूत्र हल के रूप में परिणित किए गए हैं। और सभी माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो व्यंजन वर्ण है वो हलंत रूप से वो शुद्ध व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों। ये जैसे उदित पंचमाक्षर इयं गणनम, इसे अनुनासिक कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान मुख और नासिका होता है। इसके बारे में कल हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। आज हम लोग स्वर को भी 3 प्रकार से बांटे गए हैं, इसको बता चुके हैं। आज हम लोग इसके अगले भाग में जो है हम लोग पिछले भाग में स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम लोग आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। जो उच्चारण के अनुसार, उच्चारण स्थान के अनुसार जो स्वर होते हैं वो उसका 3 भेद होता है। पहले तो जो स्वर होता है वो कौन कौन से होता है? 3 ठे होता है दोस्तों। 3 होता है। कौन कौन होता है? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन दोस्तों? पहले होता है ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर होता है। इन तीनों के भी 3 भेद हो जाते हैं दोस्तों। कौन कौन? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और इसके भी 3 भेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके भी 3 भेद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और इन सब के 2-2 भेद हो जाते हैं दोस्तों। सबके 2-2 भेद हो जाते हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं पर 18 भेद स्वरों के, कहीं कहीं पे 12 भेद होते हैं। ली और ली जो होते हैं उनके जो होते हैं उनके 30 भेद दोनों के मिला के होते हैं दोस्तों। क्योंकि री का जो होता है 18 होता है और ली का 12 भेद होता है। तो 12-18 मिला के 30 भेद हो जाते हैं। तो यही सब इसका रिवीजन कर चुके हैं। आज आइए दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है? बाबूराम सक्सेना ने बताया है कि जो व्यंजन के भी कई भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ा है तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यंजन के भी कई भेद होते हैं। क से लेके म तक के स्पर्श कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क से लेके यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ट, क से लेके से म तक के जो सभी व्यंजन होते हैं यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी क से लेके म तक के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इसमें क वर्ग आदि 5 वर्ग होते हैं दोस्तों। क वर्ग जैसे अभी ऊपर रिवीजन के तौर पे जो पढ़ रहे थे देख रहे थे, क वर्ग में क ख गंगा, च वर्ग में च छ ज झिंझिया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध, और प वर्ग में प फ ब भ म, ये हो जाते हैं। तो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हें वर्ग यानी 5 वर्ग में विभाजित किया गया, यानी क च ट त, यानी क को कु चू टू तू पू, 5 वर्गों में विभाजित किया गया। 5 वर्गों में 5 5 अक्षर होते हैं, तो 5 और 5 मिला के 5 25, यानी 25 वर्ण हो जाते हैं। अभी पूछा जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इनमें जो होते हैं वर्ग, क वर्ग आदि 5 वर्ग होते हैं। जैसे य व र ल को अंतस्थ कहते हैं। य र ल व जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच में स स ह ऊष्म कहे जाते हैं। जो स स होते हैं इन्हें ऊष्म कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से अधिक जोर, अधिक श्वास लेनी पड़ती है दोस्तों, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और उसके बाद है विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा सा ह समझना चाहिए। क्या छोटा ह समझना चाहिए? बाबूराम सक्सेना में बताया गया कि जो हमारा विसर्ग होता है, ये जो किसी भी शब्द के बगल में जो 2 बिंदियां होती है उसे विसर्ग के नाम से संबोधित करते हैं दोस्तों। तो विसर्ग को छोटा ह समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। क्या आता है दोस्तों? ये कह रहे हैं कि सदा जो होता है ये हमेशा किसी स्वर के अंत में आता है। यह स यानी जो ये हलंत है आधा स है, स अथवा आधा र का एक रूपांतर मात्र है दोस्तों। ये स और ह का रूपांतर मात्र कैसे है, इसके बारे में हम लोग संधि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। किसी उच्चारण की विशेषता के कारण इसकी व्यक्तित्व अलग है दोस्तों। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। क्या? ये स और यानी विसर्ग जो जिस स्वर ये कह रहे हैं कि इसका रूपांतरण मात्र होता है, इसका व्यक्तित्व अलग रहता है जिस स्वर के पश्चात, यानी कह रहे हैं ना कि हमेशा स्वर के बाद लगता है, तो जिस स्वर के पश्चात ये लगा रहेगा यानी जुटा रहेगा उसी उच्चारण स्थान से ये उच्चरित होगा। जैसे ये अभी इसको हम आप लोगों को, जैसे ये हो गया, 1 मिनट, यहाँ हो जाए जैसे रामः, रामः में लगा तो यहाँ जो राम है दोस्तों, राम के म में अ स्वर विद्यमान है। क्या है? राम के म में अ स्वर विद्यमान है, तो इसको स्वर के बाद ही माना जाएगा, तो हो जाएगा रामः। यानी जैसे म हलंत लगा दे तो इसमें हम विसर्ग नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम कोई विसर्ग नहीं लगा सकते हैं पूर्ण रूप से। जैसे श्याम, श्यामः, यानी श्यामा, तो यह म में हलंत नहीं लगा है तो इसमें अविद्यमान है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो है ये जो स्वर होता है वो हमेशा जो विसर्ग होता है वो हमेशा स्वर के पश्चात लगा रहता है। जैसे होता है बालकः, क्या होता है? बालकः, तो क में अविद्यमान है, इसके बाद हम लगा सकते हैं। अगर क को हम आधा कर दे तो विसर्ग नहीं लगा सकते हैं, ये इनका कहने का अर्थ होता है। तो जो जैसे रामः या बालकः जो भी हमने उच्चारण किया रामः, तो रामः यानी जो स्वर के बाद ही, तो जिस वर्ण में लगा है उसी में ह का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कह रहे हैं कि छोटा ह के रूप में इसे समझना चाहिए। तो छोटा ह के रूप में इसे इसी तरह समझना चाहिए कि जो जिस शब्द के बाद लगा रहेगा, जिस स्वर के पश्चात ये जुटा रहेगा या लगा रहेगा, उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। जैसे रामा हो गया, रामा के म से लगा है तो इसे मह के साथ पढ़ा जाएगा। उसी तरह बालकः, बालका तो क से लगा हुआ है तो कह पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में, यहाँ कह रहा है कि क और ख के पूर्व, क और ख के पूर्व, यानी ये जो क है उसके पूर्व अर्ध विसर्ग सा, यानी अर्ध विसर्ग ऐसे इस तरह से, इस तरह ऐसे ऐसे क और ऐसे इस तरह से अर्ध विसर्ग तो ख, तो के प्रयोग में जो आता है वो इस तरह से चिन्ह रहता है दोस्तों। ये देखिए
ये कह रहे हैं कि क और ख के पूर्व के पहले जो अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, ये विसर्ग का चिन्ह, अर्ध विसर्ग का चिन्ह यह व्यक्ति करता है, उसकी जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं, ये क ख ग को जीवा मूली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जीवा मूली कहा जाता है। क ख ग के आगे आधा विसर्ग जो लगा रहता है क ख ग के आगे, उसे जीवा मूली बताते हैं। इसी प्रकार से प और फ के पूर्व यानी प फ के पूर्व जो अर्ध विसर्ग नाद का उपध मानीय कहते हैं। यानी क और ख के पहले आधा विसर्ग जीवामूली कहलाता है, और प फ के पहले आधा विसर्ग क्या कहलाता है, ये उपधमानी कहलाता है। दोस्तों आगे इसका उच्चारण स्थान पढ़ते समय इसका प्रयोग आएगा तो हम आप लोगों को बहुत अच्छी से समझा देंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद है कि अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण स्थान उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। अनुस्वार हमारे 5 होते हैं। कौन कौन? अंग, इय और ड़ और न, म, ये 5 होते हैं। जो वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर आते हैं उन्हें अनुस्वार भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुस्वार जो होता है यदि वर्गीय व्यंजनों के अक्षरों के पूर्व आते हैं, वर्गीय अक्षरों के पूर्व यानी पहले जो आए तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा ही होता है। यानी जैसे क ख ग घ अंग, तो अंगा का भी उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ कहलाएगा। अगर वो अलग से आता है तो इसका जो है नासिका और मुख उच्चारण स्थान कहलाता है। अन्यत्र आए तो भिन्न हो जाता है। इसका कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग हो जाता है। वही बता रहे हैं दोस्तों कि अगर क वर्ग के साथ यानी क के साथ अंग आता है, क ख ग घ अंग के साथ आता है तो इसे कंठ ही कहा जाएगा। अगर अंगा का उच्चारण स्थान खाली अंगा का पूछता है तो इसका नासिका और मुख हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार यह व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण होता है। क्या होता है? व्यंजनों का एक दूसरा भेद अल्प प्राण महाप्राण में भी किया जाता है। जिसके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण, अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु, यानी जिसमें थोड़ी वायु की आवश्यकता हो, थोड़ी सांस की आवश्यकता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? और अंतस्थ जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? अल्प जो प्राण होता है वो होता है कि ये क्या कहते हैं कि 135 यानी पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर और यण प्रत्याहार यानी य व र ल जिसे अंतस्थ कहते हैं, इसके अंतर्गत जो आने वाले सभी अल्प प्राण कहलाएंगे। और जो महाप्राण होता है, महाप्राण में दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, उसके बाद सल प्रत्याहार यानी स श स ह जो तीनों स और ह आते हैं जिसे ऊष्म कहते हैं, वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो क्या कह रहे हैं कि कम श्वास की आवश्यकता होती है। और प्रथम यानी पहला और तृतीय यानी तीसरा और पांचवा यानी 35 और अंतस्थ यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत यह व र ल आने वाले होते हैं। अर्थात वर्ग के द्वितीय, दूसरा और चौथा, उसके बाद सल प्रत्याहार के अंतर्गत स जो महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों उसके बाद आगे इन्होंने बताया है कि उच्चारण करने का उपाय है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकाल कर उसे मुख के अवयव अन्य विशेषों से तथा नासिका से विकृत कर निकाला जाए तो इस विकार से उत्पन्न होने पर जो होता है नासिका तथा मुख के भाग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयव में विकार उत्पन्न किया जाता है उनके नादी यानी स्वर के स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। तो किसका कौन सा उच्चारण स्थान है दोस्तों? तो इसको देखते हैं। आ और विसर्ग क्या है? आ और विसर्ग क ख ग घ अंग और ह, ये क्या कहलाते हैं? ये कंठ कहलाते हैं। तो इसे एक सूत्र से भी
कहा गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उसी तरह इ य और च वर्ग यानी च छ ज झ य, इसे क्या कहते हैं? तालु। तो इसे कहते हैं इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु कहते हैं। उसी प्रकार ये है अगला जो हमारा है री, बड़ी री और छोटी री, र और ट ठ ड ढ ड़, और ये क्या है? ये मूर्धन्य स है दोस्तों, मूर्धन्य स। तो इसे क्या कहेंगे कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसका जो सूत्र होता है वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है। उसी प्रकार ये है री है दोस्तों, री और ल, त थ द ध न, और ये स जिसे हम सफेरा वाला स कहते हैं, तो ये हो जाता है। तीसरे कहते हैं ली तू लसा नाम दंता। ली तू लसा नाम दंता यानी क वर्ग का कंठ और च वर्ग का तालु और जो है ट वर्ग का मूर्धा और जो त वर्ग होता है इसे दंत कहते हैं। उसी प्रकार है उपधमानी। क्या? उ उपधमानी प फ ब भ म, ये क्या होते हैं? ओष्ठ। इन्हें ओष्ठ कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है इयं ई यम ग ड़ न। इसके उच्चारण स्थान में नासिका की भी सहायता होती है, यानी जो होता है ये इया का क्या हो जाएगा? जो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है तो इसका हो जाएगा तालु प्लस नासिका। क्या? नासिका होगा। उसी तरह म का क्या होगा? ये उपधमानी यानी ओष्ठ है तो ओष्ठ और नासिका हो जाएगा। अंगा का क्या हो जाएगा? कंठ है और नासिका हो जाएगा। और ड़ का हो जाएगा मूर्धा और नासिका हो जाएगा। न का हो जाएगा दंत और क्या हो जाएगा? दंत और नासिका। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि इया म ग ड़ न, इसके उच्चारण है नासिका की भी सहायता आवश्यक है। इस प्रकार इया के उच्चारण स्थान में तालु और नासिका दोनों मिलकर अंगा के कंठ और नासिका इत्यादि दोनों मिलकर बनाए जाते हैं। इसी तरह जैसे अभी हमने बताया आपको दोस्तों। उसके बाद ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है अ प्लस ई से क्या बनता है? ए बनता है और ए बनता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा कि अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। तो इसका कंठ है और तालु, ऐ का कंठ और तालु हो गया। उसी प्रकार ओ है दोस्तों। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। कंठ ओष्ठ का कैसे बनता है? अ प्लस उ से क्या बनता है? ओ बनता है। ओ दोनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कंठ और तालु, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ हो जाएगा तो इसका कंठ है और ओष्ठ हो जाएगा। ए का कंठ और क्या होता है? कंठ और तालु हो जाएगा। ऐ का कंठ तालु और औ का कंठ ओष्ठ हो जाता है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। इसे याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। कंठ और ओष्ठ होता है, जो होता है वह का उच्चारण स्थान होता है। जिहा मूली। जिहा मूली, हाँ दोस्तों, जिहा मूली किसे कहते हैं? जो क के पहले और ख के पहले जो होता है आधा विसर्ग होता है, इसे जिहा मूली कहते हैं। तो जिहा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा का जो जड़ होता है वहाँ से माना जाता है। और जो हमारा अनुस्वार होता है, अनुस्वार का नासिका माना जाता है। अनुस्वार में 5 अक्षर आते हैं। कौन कौन? अंग, इय और ड़, न और म। क्या है? ड़ और म ये आते हैं दोस्तों। यहाँ से इसका ये हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ा है। इसके बारे में एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। ये है अगला है कि एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही अभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण किसे कहते हैं? तो एक जिसका अभ्यंतर प्रयत्न और जो है उच्चारण स्थान एक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। उच्चारण किए हुए वर्ण को परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं दोस्तों। और उस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद है ऊपर वर्गों के उच्चारण स्थान। ऊपर वर्णों के उच्चारण स्थान संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए हैं दोस्तों। आजकल किसी वर्णों के उच्चारण स्थान में भेद पड़ गया है।
जैसे कि ये है री का उच्चारण स्थान हम लोग क्या कहते हैं, री का उच्चारण स्थान हम लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि री करते हैं ये इसे री कहते हैं। कोई रू और श का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी तालु, मूर्धा तालु सबसे ऊपर के भाग को कहते हैं होना चाहिए। तो किंतु बहुधा लोग इसे श यानी सीटी वाला जो स होता है श की तरह बोलते हैं, और कोई कोई ख की तरह यानी इसे कहीं कहीं पर फरावा ख भी कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह ली का उच्चारण स्थान तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया था। वर्णमाला में ह के उपरांत बहुधा जो होता है कहीं कहीं ज्ञ और ये कहीं कहीं छ और त्र और ज्ञ देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है। कौन इन्हें मिश्रित वर्ण कहते हैं छ त्र ज्ञ के, क्योंकि ये जो छ होता है क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है, त और र से त्र बनता है, और ज्ञ जो होता है दोस्तों ज और य से ज्ञ बनता है। तो ये क्या है, शुद्ध दो वर्णों के मेल से बनते हैं। कौन क और मूर्धन्य स से जो होता है ये छ बनता है, और त और र से त्र, और ज्ञ और य से ज और य से ज्ञ बनता है। इस कारण इनको वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे जब शामिल करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसको जो है इसको मिश्रित वर्ण कहते हैं। तो ये हमारा वर्णमाला का दूसरा भाग था दोस्तों, जो हम लोगों ने स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा है, और जो इसके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न और क्या कहते हैं कंठ और तालु उच्चारण स्थान सभी का एक वीडियो हम लेके आएंगे दोस्तों। किसे क्या कहते हैं, कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हो आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों के पास पहुँचे आसानी से, और आप लोग अपना तैयारी आसानी से कर सकें दोस्तों। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।